अध्याय 16 अन्याय के विरुद्ध तलवार चलाओ। सिवाय इसके कि रहस्यमय सांवले किशोर पर बहुत अधिक गंदगी थी। तालाब के पानी से मिलते ही काले धब्बे तेजी से तालाब के पानी में फैल गए। बहन बहन, डिंग डिंग को प्यास लगी है, मैं भी पानी पीना चाहता हूँ। अचानक टोकरी में से एक छोटी लड़की की कोमल आवाज सुनाई दी। जब युवक ने आवाज सुनी तो वह जल्दी से पानी से ऊपर आया। उसने मुट्ठी भर साफ पानी उठाया और टोकरी से फटा हुआ कपड़ा उठाया। उसमें एक पीली जेड नक्काशीदार छोटी लड़की थी। वह सिर्फ 2 या 3 साल की लग रही थी और उसके बाल बकरी के सींग की तरह बंधे हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मासूमियत से भरी हुई थीं और काले मोतियों की तरह साफ थीं। उसके पीले और गोल मटोल गाल और चकित भाव उसे बेहद मनमोहक बना रहे थे। जब डिंग हाओ ने उस बुद्धिमान और सुंदर लड़की को देखा तो वह तुरंत अपनी बहन डिंग केर के बारे में सोचने लगा। छोटी लड़की खुशी से चिल्लाए और पानी की कुछ घूंट लेने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसने अपनी गुलाबी छोटी जीभ बाहर निकाली और अपने होठों को चाटा, आराम से कराह उठी। छोटी लड़की ने पलटकर देखा और उनके बगल में खड़े भयंकर योद्धाओं को देखा और चौंक कर चिल्लाए। वह डरकर टोकरी में सिमट गई, मानो वह बदसूरत छोटी टोकरी उसे दुनिया के सभी खतरों से बचा सकती हो। ये वह क्षण था जब डिंग हाओ को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह गंदा युवक वास्तव में एक लड़की थी। तालाब के पानी ने उसकी बाहों और पैरों पर लगी मिट्टी को धो दिया, जिससे उसकी खूबसूरत पीली जेड जैसी त्वचा सामने आ गई, जो भेड़ की चर्बी वाली जेड जैसी थी और आकर्षक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी इतनी खूबसूरत आंखें हैं। डिंग हाओ ने आह भरी। बस एक झलक ही यादगार बन जाती है। सिर्फ आंखों की जोड़ी ही उस सफेद कपड़े वाली लड़कीली येरुओ से ज्यादा खूबसूरत है। आज यहाँ वाकई कई अजीबोगरीब लोग आ रहे हैं। तभी अचानक एक तीखी आवाज गूंजी। आह, पानी अचानक इतना गंदा कैसे हो गया? ली येरुओ, जो अपनी नौकरानियों के साथ खेल रही थी, अचानक चिल्लाई जैसे उसका सामना सांप या बिच्छू से हो गया हो। वह घृणा और क्रोध से भरी नजरों से तालाब से बाहर कूद गई। डिंग हाओ ने आश्चर्य से देखा। उसने गर्वित छोटे हंस को देखा। ली येरुओ के चेहरे पर आक्रोश की झलक थी। उसने गंदे पानी पर नजर डाली और ऐसा लगा कि उसे कुछ मिल गया है। उसने अचानक अपने पास खड़ी गंदी लड़की की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाई, तू कुतिया, तुझे यहाँ हाथ धोने की इजाजत कौन देता है? तूने पानी गंदा करने की हिम्मत कैसे की? भाड़ में जाए। क्या तूने मुझे यहाँ पानी में खेलते नहीं देखा? क्या तूने जानबूझकर ऐसा किया? रहस्यमयी लड़की रुकी और अपना सिर नीचे कर लिया। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने अपना बचाव करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। वह कुछ भी नहीं बोली और नंगे पांव ही पानी से बाहर निकल गई। तालाब के पानी ने जब उस पर जमी गंदगी को धो दिया तो उसकी त्वचा साफ और बेदाग दिखाई दी और उसके सफर में शाखाओं और पत्थरों से बने घाव भी दिखाई दिए। खून के निशान थे और उसकी खूबसूरत गोरी त्वचा पर लाल खून का विपरीत प्रभाव इतना भयावह था कि किसी को भी चक्कर आ सकता था। कोई भी उस पर दया किए बिना नहीं रह सकता था। हम्फ, तुम तो बस बाहर ही जा रही हो। तुम्हें तो माफी मांगना भी नहीं आता। क्या तुम गूंगी हो? तुम बेवकूफ कुतिया, तुम सच में कोई सीमा नहीं जानती। कियू शुआंग, उसे 100 बार बुरी तरह मारो। इस कुतिया को सबक सिखाओ। जब ली येरुओ ने पाया कि रहस्यमयी लड़की की त्वचा भी उसकी तरह कोमल और गोरी थी, तो उसे पता नहीं क्यों गुस्सा आया। उसे अचानक ईर्ष्या का एहसास हुआ और उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने कठोर शब्दों में कहा और अपने बगल में खड़ी नौकरानी कियू शुआंग को आदेश दिया कि वह अपना कोड़ा निकाले और रहस्यमयी लड़की को मारे। थप्पड़। नौकरानी कियू शुआंग ने योद्धा की पोशाक पहनी हुई थी और उसे मार्शल आर्ट का कुछ ज्ञान था। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके घोड़े के चाबुक ने लड़की की पीठ पर बुरी तरह से वार किया। फटा हुआ कपड़ा उड़ गया और ताजा खून बहने लगा। रहस्यमयी युवा लड़की को शायद कोई मार्शल आर्ट नहीं आती होगी। उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। तमाचा, तमाचा। नौकरानी कियू शुआंग ने अपने हाथ में कोड़ा लहराया। वह सिर्फ 16 या 17 साल की थी और अपनी जिंदगी के उस दौर में थी जब उसे मासूम और खूबसूरत होना चाहिए था। हालांकि उसके चेहरे पर जो गर्व का भाव था, वह उसकी उम्र के हिसाब से नहीं था। उसने अपनी कलाई हिलाए और लंबा चाबुक बिना किसी दया के क्रूरता से नीचे गिर गया। जब रहस्यमयी लड़की ने बचने की कोशिश की तो लंबा कोड़ा उस पर टूट पड़ा, जिससे खून के निशान रह गए।
लेकिन पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने एक भी आवाज नहीं निकाली, मानो वह वाकई गूंगी हो। वह दर्द से चिल्लाई भी नहीं। बू हू, मेरी बहन को मत मारो। उसे मत मारो। बू हू, मेरी बहन को मत मारो। बकरी के सींगों की तरह अपने बालों को बांधे हुए वह घबराई हुई छोटी लड़की आखिरकार बहादुरी से टोकरी से बाहर निकल आई। हालांकि वह डरी हुई थी और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, फिर भी वह बहादुरी से टोकरी से बाहर निकल आई थी। वह अपनी छोटी सी देह का इस्तेमाल अपनी बहन के लिए चाबुकों को रोकने के लिए करना चाहती थी। लेकिन कियू शुआंग नाम की नौकरानी ने उसे दुष्टता और क्रूरता से देखा। वह बिल्कुल भी नहीं रुकी और छोटी लड़की पर कोड़ा चला दिया। यदि कोड़ा सचमुच टूट जाए तो 2 या 3 साल की छोटी बच्ची की जान खतरे में पड़ जाएगी। डिंग हाओ ने अपना सिर हिलाया। वह अब और नहीं देख सकता था। उसने तुरंत अद्भुत कदम सक्रिय कर दिए। उसका शरीर टिमटिमाया और धुएं के एक झोंके की तरह वह तुरंत बकरी के सींग की चोटी वाली छोटी लड़की के सामने रुक गया। उसने अपने हाथ खोले और लापरवाही से हवा में हाथ बढ़ाया और चाबुक को चतुराई से पकड़ लिया। उसकी कलाई हिली और एक काली शक्ति बह निकली, जिसने नौकरानी कियू शुआंग को 3 या 4 कदम पीछे धकेल दिया। तुम तो एक छोटी लड़की को भी नहीं छोड़ोगे। यह तो बहुत ज्यादा है। डिंग हाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इस अचानक परिवर्तन ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। नौकरानी कियू शुआंग चौंक गई और एक कदम पीछे हट गई। वह दंग रह गई और डिंग हाओ को ऊपर से नीचे तक देखती रही जब तक उसने नहीं देखा कि उसने खुरदरे कपड़े से बना लबादा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया, जैसे कोई क्रोधित माँ बिल्ली हो। वह ठंडी हंसी और डांटते हुए बोली, पफ, तुम कौन हो, बेचारे लड़के? मिस येरुओ के मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए उसने अपना घोड़े का चाबुक नीचे फेंका और अपनी कमर से एक चाकू निकाला और डिंग हाओ की ओर झपटी। वह जानती होगी कि चाबुक से डिंग हाओ को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इसलिए उसने सीधे अपने ब्लेड का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ब्लेड चांदी का और तेज था। यह ठंडा और भयावह लग रहा था। यह डिंग हाओ पर हमला किया, उसकी छाती पर हमला किया। वह उसे मारना चाहती थी। डिंग हाओ को गुस्सा आया और वह घमंडी और दुष्ट नौकरानी को दिखाना चाहता था कि वह क्या कर सकता है। उसने अपनी पीठ से जंग लगी तलवार निकाली। उसने उसे हल्के से हिलाया और एक लाल रोशनी चमकी और बिखर गई। क्लैंग। जब ब्लेड आपस में टकराए तो हल्की सी खनक हुई, जिससे चिंगारी निकली। कियू शुआंग का घुमावदार ब्लेड उसके हाथों से उड़ गया। तभी उसे पेट में झटका लगा। उसे लगा जैसे वह बादलों में उड़ रही है और वह हवा में 10 मीटर से ज्यादा उछल गई और फिर बेरहमी से जमीन पर गिर पड़ी। वह काफी देर तक उठ नहीं पाए और बहुत दयनीय लग रही थी। इस बीच डिंग हाओ की जंग लगी तलवार पहले ही उसकी पीठ पर वापस रख दी गई थी। डिंग हाओ ने पहले ही उस पर नरमी बरती थी और अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। उसने तलवार के पिछले हिस्से का इस्तेमाल सिर्फ कियू होन के पेट पर किया था और उसे चोट नहीं पहुंचाई थी। अन्यथा डिंग हाओ की तलवार की क्षमताओं से वह घमंडी और क्रूर दासी को कुछ ही क्षणों में मार सकता था। रहस्यमयी लड़की ने बकरी के सींग वाली चोटी वाली छोटी लड़की को कसकर गले लगाया और डिंग हाओ की पीठ की ओर देखा। किसी ने भी यह नहीं देखा कि उसकी सुंदर और जिद्दी आंखों में आखिरकार कोमलता और रोशनी की झलक दिखाई दी। शानदार तलवारबाजी। हटे कट्टे नौजवान जियाओ चेंगक्सुआन ने पहले जो दृश्य हुआ था उसे देखा और जोर से जयकार किया। आखिरकार कोई भी व्यक्ति एक ही कदम से आसानी से जान सकता है कि वह व्यक्ति सक्षम है या नहीं। इससे पहले किसी ने डिंग हाओ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उन्हें सिर्फ यही लगा था कि सुंदर युवक का स्वभाव थोड़ा खास है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि डिंग हाओ अपनी तलवार निकालता है, उसका इस्तेमाल करता है और फिर उसे एक ही बार में तेजी से स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाता है। यह बहुत तेज तो नहीं था, लेकिन तलवार की दिशा को समझना मुश्किल था। तब उन्हें पता चला कि वे गलत थे। तलवारबाजी के बारे में युवक की समझ बहुत गहरी थी। अगला अध्याय। अध्याय 17। मेरा शत्रु जितना शक्तिशाली होगा, मैं उतना ही शक्तिशाली बनूंगा। बेशक जियो चेंगक्सुआन की जय जयकार का उद्देश्य ली कैनयांग और जियांग टाउन के लोगों को शर्मिंदा करना भी था। डिंग हाओ के हमले से अभिमानी और ठंडेली येरुओ को गुस्सा आ गया था। तुम कौन हो? तुमने मेरी नौकरानी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? ली येरुओ ने पहले ही अपने जूते पहन लिए थे।
उसकी सफेद महिला योद्धा पोशाक उसके सुडौल और सेक्सी फिगर को दिखा रही थी। ये 14 या 15 साल की लड़की के शरीर से बिल्कुल अलग था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, जो एक मोर की तरह गर्व और ताकतवर दिख रही थी। उसकी आंखें भयावह रूप से ठंडी थीं। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के तलवार सफाई तालाब के पास हमें शोर मचाने या लड़ने की अनुमति नहीं है। डिंग हाओ भी एक जिद्दी व्यक्ति था। वह ठंडे स्वर में हंसा और बोला, अगर उसने कोई और चाल चलने की हिम्मत की तो उसे सिर्फ चोट ही नहीं लगेगी। पीले चेहरे वाले युवक ली कैनयांग ने यह सुना और कुछ सोचते हुए कमजोर महसूस किया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या आप तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के शिष्य हैं? डिंग हाओ ठंडी हंसी हंसा और उसने इनकार नहीं किया। चूंकि तुम तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। चचेरे भाई, चलो इस घटना को भूल जाते हैं। ली कैनयान की आंखें चमक उठी। ये स्पष्ट था कि वह तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के किसी शिष्य को इतनी महत्वहीन बात के कारण दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। हालांकि जियांग टाउन एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली मानव बस्ती थी, लेकिन इसकी तुलना तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की शक्ति से नहीं की जा सकती थी जो इसके आसपास के दायरे में था। संप्रदाय का एक साधारण शिष्य भी जियांग टाउन के युवा गुरु के बराबर हो सकता था। इसके अलावा वह तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में शामिल होने और कौशल सीखने आया था, दुश्मन बनाने नहीं। यद्यपि उसका एक रिश्तेदार तलवारबाजी की इच्छा रखने वाले संप्रदाय की शाखा का एक बुजुर्ग था तथा उसका समर्थन करता था, फिर भी उसे ज्यादा परेशानी नहीं उठानी चाहिए थी। बेशक मुख्य बात यह थी कि उसने डिंग हाओ की तेज और तरल तलवार कौशल को देखा था और जानता था कि यह असाधारण था। उसने गलती से सोचा था कि डिंग हाओ तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का एक कुलीन शिष्य था और उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। कौन जानता था कि घमंडी राजकुमारी ली येरुओ को डिंग हाओ ने शर्मिंदा कर दिया था। वह बिगड़ चुकी थी और इस मामले को शांत नहीं होने देना चाहती थी। बर्फीली लड़की ने डिंग हाओ को घूर कर देखा। उसकी निगाहें भयावह और क्रूर थीं, मानो वह डिंग हाओ को हमेशा याद रखना चाहती हो। कुछ क्षण बाद वह ठंडी मुस्कान के साथ बोली, अगर तुम उस छोटी कुतिया को मेरे पास बुलाओ और मेरे सामने घुटने टेको और मेरे जूतों से कीचड़ चाटो, तो मैं इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगी। ली कैनयांग ने राहत की सांस ली और जोर से हंसा, यह आसान है छोटे भाई, अब इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। गंदी लड़की को आकर चाटने दो और सब ठीक हो जाएगा। रहस्यमयी लड़की ने ये सुना और उसकी सुंदर आंखें क्रोध से चमक उठी। अफसोस की बात यह थी कि वह कमजोर थी। अगर वह नहीं चाहती थी कि उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, तो उसे इस अपमान को स्वीकार करना पड़ा। आखिरकार यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवर लोग कमजोर लोगों का शिकार करते थे। जंगल से होते हुए तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय के नीचे पहाड़ पर पहुंचने से पहले उसने कई कठिनाइयों का सामना किया था। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि वह तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय में कौशल सीख सके और एक शक्तिशाली व्यक्ति बन सके ताकि वह अपना हक वापस ले सके। वह सिर्फ इस छोटी सी घटना के कारण हार नहीं मानेगी जो अभी उसके सामने हो रही थी। जब रहस्यमयी लड़की अपना अपमान स्वीकार करने वाली थी, तो डिंग हाओ की हंसी की आवाज उसके कानों में गूंजी। वह हैरानी से डिंग हाओ की पीठ को देखने लगी। तभी उसने युवक का दृढ़ उत्तर सुना, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ किया जाए। तलवार सफाई तालाब तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का है और यह निजी संपत्ति नहीं है। अगर कोई इसमें सफाई करे तो क्या गलत है? यह अनुरोध अनुचित है। मेरे हाथों में तलवार को माफ कर दो। मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। डिंग हाओ की निगाहें तेज थीं और वह एक इंच भी पीछे नहीं हटना चाहता था। वह रियायत स्वीकार नहीं करना चाहता था। तुम कमीने, इस कुतिया की रक्षा करने का पछतावा मत करो। ली येरुओ ने धमकी दी। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन उसका दिल क्रूर था। डिंग हाओ का गुस्सा सिर पर चढ़ गया। वह ठंडी हंसी और अपनी पीठ के पीछे से जंग लगी तलवार निकाली और उसे अपनी छाती के सामने लहराया। डिंग हाओ ने अहंकार से कहा, फफ, तुम इतनी छोटी हो और फिर भी तुम यहाँ वहां कुतिया जैसे शब्द फेंकती हो। तुम्हारा चेहरा फूल जैसा है लेकिन दिल सांपों और बिच्छुओं जैसा जहरीला है। मुझे लगता है कि तुम कुतिया हो। हे, मुझे इस मामले में दखल देना ही होगा।
अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो आओ और मेरे हाथ में तलवार लेकर लड़ो। आप। ली येरुओ गुस्से में स्तब्ध थी। वह बचपन से ही लाड़ प्यार में पली बड़ी थी। उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर कई पुरुष उसके करीब आने की कोशिश करते थे, जैसे लार टपकाते कुत्ते। वे हर दिन उसे घेर लेते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। कौन जानता था कि तलवार साफ करने वाले तालाब के पास खुरदरे कपड़े पहने वह आदमी सिर्फ एक गंदी छोटी कुतिया के लिए उसके खिलाफ कई बार जा सकता है। क्या वह अंधा हो सकता है? मैं तुम्हें मार दूंगा। ली येरुओ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह गुस्से से चिल्लाई, चेन वू, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे मार डालो। उसे दसियों हजारों टुकड़ों में काट दो। चेन वू नामक एक मजबूत मूंछ वाला व्यक्ति जियांग टाउन पार्टी का मुख्य रक्षक था। जब उसने ये सुना तो उसने ली कैनयान को अजीब तरह से देखा। उसके सामने खड़ा युवक संभवतः तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का अनुयायी था और उसने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। चूंकि ऐसा है, युवा मित्र, मैं क्षमा चाहता हूं। यदि आप चेन वू के 3 वार रोक सकते हैं, तो मामला खत्म माना जाएगा। ली कैनयांग ने एक पल के लिए मामले पर विचार किया। वह चाहता था कि गार्ड डिंग हाओ की क्षमताओं का परीक्षण करे। मार्शल आर्ट पर प्रतिस्पर्धा करना और एक दूसरे से सीखना इस दुनिया में सामान्य माना जाता था। डिंग हाओ ने ठंडी हंसी हंसी और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ठीक है। जियांग टाउन के अदम्य कौशल को देखना अच्छा रहेगा। चेन वू ने यह सुना और राहत की सांस ली। उसने डिंग हाओ की तलवारबाजी पहले भी देखी थी और उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपनी कमर से एक लंबी तलवार निकाली और चौंकने का इशारा किया। युवा दोस्त, मैं माफी मांगता हूं। इसके साथ ही लंबी तलवार हिल गई और 5 चमकदार तलवार फूलों में बदल गई जो आगे की ओर छेद कर गई। डिंग हाओ ने इसका बचाव नहीं किया। वह घबराया नहीं और उसने लचीले ढंग से लड़ते हुए अद्भुत कदम उठाए। उसका चेहरा चमक उठा और उसने ब्लेड से बचकर निकल गया। उसके हाथ में जंग लगी तलवार बज उठी और उसने प्राथमिक, बादल हिलाने वाली तलवार का इस्तेमाल किया। जंग लगी तलवार लाल रोशनी के छींटों में बदल गई जो सांप की जीभ की तरह हवा को चीरते हुए चेन वू की ओर तेजी से बढ़ी। चेन वू बिजली जैसी तलवार को पकड़ नहीं सका। वह अंदर ही अंदर चिल्लाया और तुरंत चकमा दे दिया। चेन वू के एक कदम पीछे हटने से डिंग हाओ को युद्ध के स्वरूप को समझने में मदद मिली। फुट। जंग लगी हुई लंबी तलवार स्पष्ट सीटी बजा रही थी। जब उसने 13वीं प्राथमिक तलवार का वार, विंड चेजिंग किया, तो तलवार चमक उठी और फिर मंद पड़ गई। डिंग हाओ का आकार टिमटिमाया और उसकी तलवार की रोशनी हवा की तरह चली। इसने तुरंत चेन वू के शरीर के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को अपने भीतर समाहित कर लिया। चेन वू को झटका लगा। वह पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। डिंग हाओ तेजी से आगे बढ़ा। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को सांस लेने का कोई मौका नहीं देने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसकी तलवार की शैली बदल गई और वह और भी तेज, रैपिड क्रॉस तलवार में बदल गई। लाल रोशनी ने जगह को घेर लिया और तलवार की आभा ने जगह को भर दिया। डिंग हाओ ने युद्ध में ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। तलवार की लाल रोशनी ने चेन वू को, जो एक 3 एक्यूपॉइंट मार्शल स्टूडेंट था, चक्कर में डाल दिया। उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसे राक्षसों और जानवरों से लड़ने का बहुत अनुभव था। हालांकि वह डिंग हाओ की डरावनी तलवार की रोशनी से घिरा हुआ था और उसे उनका उपयोग करने का अवसर नहीं मिला। ये स्थिति दोनों पक्षों की वास्तविक क्षमताओं को प्रदर्शित नहीं कर सकी। वास्तव में चेन वू की क्षमताएं डिंग हाओ से बेहतर थीं। हालांकि वह सावधान था और उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की हिम्मत नहीं की। और दूसरी बात, वह बस अपना काम कर रहा था। उसे अपनी बिगड़ेल युवा मालकिन के लिए तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के शिष्य को अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस तरह उसने अपनी क्यूई को पूरी तरह से उजागर नहीं किया। हालांकि जो लोग लड़ाई देख रहे थे उन्हें इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी। उनके लिए डिंग हाओ एक राक्षसी अस्तित्व था। उसने सरल, रैपिड क्रॉस स्वॉर्ड सूट का इस्तेमाल किया था और अपनी क्यूई को भी नहीं छोड़ा था। उसने अपनी असाधारण तलवार कौशल पर भरोसा किया और चेन वू पर अत्याचार किया, जो एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने पहले जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर लड़ाई लड़ी थी। कितना अविश्वसनीय! तलवार के तरल प्रहार बहुत ही साधारण लग रहे थे, लेकिन डिंग हाओ के हाथों में वे आकर्षण से भरे हुए थे। यह अचानक तेज हो गया और फिर अचानक धीमा हो गया।
इसे किसी की आंखों से पकड़ना मुश्किल था, और अगर कोई इसे बहुत देर तक देखता तो उसे लगता कि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है और उसका सिर चक्कर खा रहा है। यह स्पष्ट रूप से एक संकेत था कि डिंग हाओ तलवार को पूरी तरह से समझने वाला था। अगला अध्याय, अध्याय 18, वह बच्चा जो जल्दी परिपक्व हो गया। युवक का रूप साधारण था, लेकिन वह तलवारबाजी में माहिर था। तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय सचमुच 1000 मील के दायरे में सबसे बड़ा संप्रदाय था। इसकी शक्ति अथाह थी। युवक ने साधारण कपड़े पहने थे और वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं लग रहा था। हालांकि उसकी तलवारबाजी अद्भुत थी। क्या ऐसा हो सकता है कि तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के सभी शिष्य इतने प्रतिभाशाली थे? हर कोई हैरान था। झनकार, तभी अचानक युद्ध में चिंगारियां फूट पड़ी। यह पहली बार था जब डिंग हाओ की जंग लगी तलवार और चेन वू की लंबी तलवार की मुलाकात हुई। दोनों आकृतियां आपस में टकराईं और तुरंत अलग हो गईं। डिंग हाओ कांप उठा, लेकिन उसका हाव भाव नहीं बदला। उसने अपनी तलवार संभाली और वहीं खड़ा रहा। लेकिन चेन वू लड़खड़ा गया और 4-5 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा लाल हो गया और फिर उसने अपना पैर जमा लिया। चेन वू ने तेजी से सांस ली और अपनी तलवार को नीचे की ओर रखते हुए उसकी मूठ पकड़ ली। हार स्वीकार करते समय यह मानक शिष्टाचार था। उसने अपनी मुठियां बांधी और कहा, युवा मित्र, अच्छी तलवारबाजी। चेन वू ने सबक सीख लिया है। ऐसा कहकर वह दूर खड़े सवारों की ओर मुड़ा और कुछ नहीं कहा। चेन वू हार गया था। बगल से देख रहे हटे कट्टे नौजवान जियाओ चेंगक्सुआन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ली कैनयान भी अवाक रह गया। दोनों की उम्र डिंग हाओ की तरह ही थी और वे बचपन से ही अच्छी तरह से शिक्षित थे। उन्हें लगता था कि वे अपने साथियों के बीच पहले से ही बेहतरीन हैं। लेकिन उनके सामने खुरदरे कपड़े पहने हुए युवक की तुलना में उन्हें डर था कि वे डिंग हाओ की बिजली जैसी तेज तलवार का सामना भी नहीं कर पाएंगे। घमंडी ली येरुओ भी उसे बड़ी आंखों से घूर रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा था। तुम जवान हो, फिर भी तुम घमंडी और अनुचित हो। तुम दूसरों को सिर्फ एक छोटी सी घटना के कारण अपमानित करते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास शक्ति है। तुम जैसा कोई व्यक्ति तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में प्रवेश करने के योग्य कैसे हो सकता है? याद रखो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा परिवार शक्तिशाली है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे तुम्हारे हास्यास्पद और दयनीय अभिमान की हमेशा रक्षा कर सकते हैं। अगर तुम अपनी भयानक आदत को नहीं सुधारते, तो एक दिन तुम्हारा अहंकार तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के विनाश का कारण बनेगा। डिंग हाओ ने ली येरुओ को ठंडी निगाहों से देखा और उसे बेरहमी से डांटा। वह अलौकिक सुंदर युवती उसकी डांट से मुरझा गई। वह क्रोधित थी, पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यह पहली बार था जब ली येरुओ को इतना डर लगा था। उसके सामने खड़ा युवक न केवल तलवारबाजी में अद्भुत था, उससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उसके पास एक महान और विस्मयकारी आभा थी। ली येरुओ चाहे खुद को कितना भी ऊंचा क्यों न समझती हो, वह इस समय खुद को हीन महसूस करने से नहीं रोक सकती थी। हीनता की भावना उसके दिल में भर गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। डिंग हाओ जोर से हंसा, उसे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। कुछ क्षण बाद, वह रहस्यमयी लड़की और बकरी के सींग की चोटी वाली छोटी लड़की की मदद करने के लिए मुड़ा और वे दूर चले गए। जब तक उसने देखा कि डिंग हाओ बहुत दूर चला गया है, तब तक ली येरुओ को होश नहीं आया। उसे यह मानने की हिम्मत नहीं हुई कि उस जैसे आदमी ने उसे सबक सिखाया है, और उसने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से डांटते हुए कहा, कमीने, एक दिन पछताओगे। हालांकि उसने जोर से कहने की हिम्मत नहीं की, उसे डर था कि डिंग हाओ उसे सुन लेगा। वह बहुत परेशान हो रहा था। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शायद इस अप्रिय घटना के कारण ही सभी को असहज महसूस हुआ। इस प्रकार जियांग शहर और किंगयांग शहर से आए दल तलवार सफाई तालाब के पास ज्यादा देर तक नहीं रुके। जल्दी जल्दी दोपहर का खाना खाने के बाद उन्होंने जल्दी से अपना शिविर समेटा और पहाड़ पर चढ़ने के लिए निकल पड़े। तलवार सफाई तालाब के पास जब दोनों दल चले गए तो डिंग हाओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसके दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों पर खून के निशान थे और वे उसकी अंगुलियों से नीचे बह रहे थे। उसने अपनी आस्तीन धीरे से ऊपर की और देखा कि उसके दाहिने हाथ के नीचे हरी नसें फूट रही हैं। उस पर पतले और घने घाव थे।
ये चेन वू की लंबी तलवार की क्यूई के झटके के कारण हुआ था। मूंछ वाले सवार की असली ताकत 3 एक्यूपॉइंट मार्शल स्टूडेंट से कहीं ज्यादा थी। वह डिंग हाउ से 3 प्रमुख स्तर ऊपर था, जो मार्शल स्टूडेंट स्तर में प्रवेश करने वाला था। यदि ग्रेट एबिस चट्टान गुफा में उसकी चमत्कारिक मुठभेड़ न होती, जिससे उसका शरीर भयानक रूप से मजबूत हो गया होता, तो जब दोनों तलवारें पहले ही टकराई होती, तब डिंग हाउ का हाथ पहले ही टूट चुका होता। मेरी शारीरिक शक्ति मूंछ वाले सवार से ज्यादा है, यही वजह है कि मैं उसे सिर्फ अपनी ताकत के दम पर पीछे धकेल सकता हूँ। हालांकि क्यूई साधना के मामले में हमारे बीच का अंतर बहुत बड़ा है। जब तक हम मिलेंगे, मैं घायल हो जाऊंगा। हालांकि इस तरह के व्यवहारिक युद्ध के अनुभव से मैंने बहुत कुछ सीखा है। डिंग हाउ ने अपनी आंखें बंद कर ली और तालाब के किनारे पैर मोड़कर बैठ गया। वह चुपचाप पिछली लड़ाई में मिली जीत और हार के बारे में सोचने लगा। इस बीच उन्होंने सावधानीपूर्वक अपने डायाफ्राम में क्यूई को स्थानांतरित किया और अपने हाथ को पोषित किया, जिससे धीरे धीरे उसका उपचार हुआ। कुछ क्षण बाद अचानक उसका हाथ ठंडा महसूस हुआ। डिंग हाउ ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। उसने एक सांवली और पतली रहस्यमयी जवान लड़की को देखा। उसका सिर झुका हुआ था और वह चुपचाप और धीरे से एक साफ खुरदरे कपड़े से उसके हाथ पर लगे घाव को धो रही थी। क्या आप ठीक हो? जब उसने डिंग हाउ को अपनी आंखें खोलते देखा, तो रहस्यमयी युवा लड़की, जो अब तक चुप थी, ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। उसकी आवाज एकदम साफ थी, यह एक मनभावन ध्वनि थी जो जेड प्लेट पर गिरते मोतियों की तरह थी। ये स्वर्गदूतों की आवाज थी। डिंग हाउ दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि दुबली पतली लड़की की आवाज इतनी दिल को छू लेने वाली होगी। ये बात करते हुए, उसने तब भी एक शब्द नहीं बोला था जब उसे नौकरानी कियू शुआंग ने कोड़े मारे थे। डिंग हाउ ने सोचा कि लड़की वास्तव में गूंगी थी। कोई बात नहीं, बस छोटी सी चोट है। मैं खुद ही ठीक कर लूंगा। डिंग हाउ ने उससे गीला कपड़ा ले लिया। वह तालाब के किनारे गया और अपने हाथ पर लगे घाव को साफ करने लगा। गुफा में हुई इस अनोखी मुठभेड़ के बाद उसका शरीर भयानक रूप से मजबूत हो गया था। उसके घाव भी बहुत तेजी से ठीक हो गए थे और उसके घाव भी पहले से ही मामूली हो गए थे। वह अभी के लिए धन्यवाद, रहस्यमयी युवा लड़की ने धीरे से कहा। आपका स्वागत है। डिंग हाउ तालाब के किनारे रुका और अपना चेहरा धोया। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या ये हो सकता है कि आप तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं? हाँ, तुम उस छोटी लड़की को जंगल से अकेले लेकर आए? हाँ। डिंग हाउ ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली। कुछ देर रुकने के बाद वह मुस्कुराया और बोला, तुम सचमुच भाग्यशाली हो कि तुम्हारा सामना किसी जानवर से नहीं हुआ। अन्यथा लड़की की कमजोर ताकत के कारण वह निश्चित रूप से बच नहीं पाती। सबसे कमजोर और छोटा जानवर भी कुछ ही सेकंड में बहनों को चीर कर रख सकता था। हालांकि लड़की की चोटों और फटे पुराने कपड़ों को देखकर लगता है कि उसे यात्रा में बहुत कष्ट सहना पड़ा होगा। उसकी हथेलियां और नंगे तलवे फटे हुए थे, खून बह रहा था और पपड़ी से भरे हुए थे। डिंग हाउ ने एक पल सोचा और अपनी छोटी सी बोरी निकाली जिसमें उसने अपने गहने रखे थे। उसने खुरदुरे कपड़े से बना अपना साफ लबादा निकाला और उसे उसे थमा दिया। उसने कहा, वहां पेड़ के पीछे एक उथला तालाब है। अपनी गंदगी धुल लो और यह कपड़े पहन लो, अन्यथा तुम इस तरह से प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। छोटी लड़की एक पल के लिए झिझकी और फिर धीरे से उसे धन्यवाद दिया। उसने शर्मीलेपन से काम नहीं लिया और कपड़े स्वीकार कर लिए। वह मुड़ी और पास के बड़े पेड़ के पीछे चली गई। जल्द ही पानी के छींटे पड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। बकरी के सींग वाली चोटी वाली छोटी लड़की टोकरी में छिपी हुई थी और वह गंदी नहीं थी। उसके कपड़े भी बहुत साफ थे। बच्ची ने डिंग हाउ के सूखे माल को चटखारे लेकर खाते हुए अपनी काली मोती जैसी पानी भरी आंखें झपकाईं। उसने अपनेपन से कहा, बड़े भाई, तुम वाकई कमाल के हो। तुम्हारी तलवार चलाने की कला अच्छी है और तुम बहुत सुंदर हो। क्यों न मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर लड़की से मिलवाऊं? डिंग हाउ ने लगभग थूक दिया। छोटी बच्ची में प्रतिभा होनी चाहिए। वह सिर्फ 2 या 3 साल की थी और उसे पहले से ही पता था कि मीट बिस्किट को खुद कैसे खाना है और बोलते समय वह बहुत तार्किक और स्पष्ट थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया के सभी बच्चे जल्दी परिपक्व हो जाते हैं?
अध्याय 19 तलवारों और चांदी के माध्यम से सुंदरी के दिल पर कब्जा करना। अरे मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं गंभीर हूँ। हे तुम मेरी बहन के बारे में क्या सोचते हो? वह एक बहुत ही खूबसूरत महिला है। अगर तुम उसमें दिलचस्पी रखते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। छोटी लड़की ने दूर के बड़े पेड़ को देखा और मुंह बनाया। उसने डिंग हाओ के मीट बिस्किट में से एक को कुछ ही बार में खत्म कर दिया और उसका मुंह टुकड़ों से भर गया। उसका मोटा हाथ बिजली की गति से आगे बढ़ा और दूसरा बिस्किट छीन लिया। डिंग हाओ अवाक रह गया। पोनी टेल वाली वह छोटी लड़की बहुत अजीब थी। ईमानदारी से कहें तो डिंग हाओ ने पहले उनकी मदद सिर्फ इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसे ली येरुओं का अहंकार पसंद नहीं था। रहस्यमयी लड़की की खूबसूरत आंखों में जिद और ताकत, साथ ही एक दूसरे पर निर्भर रहने वाली दो लड़कियों की कमजोरी ने उसके दिल की गहराई में एक तार को छू लिया था। डिंग हाओ को उन कठिनाइयों की याद आ गई जो उसने और डिंग केर ने एक दूसरे पर निर्भर रहने के कारण झेली थी। और इस तरह तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय के शिष्य होने का नाटक करने के जोखिम भरे बहाने के तहत उनकी मदद की। हालांकि डिंग हाओ ने यह नहीं सोचा था कि रहस्यमय युवा लड़की तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा पास कर पाएगी, क्योंकि उसके पास कोई मार्शल आर्ट की पृष्ठभूमि नहीं थी और उसका शरीर बेहद कमजोर था। वह डिंग हाओ से कहीं ज्यादा कमजोर थी और मूल रूप से उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें डर था कि 5 दिन बाद बहनों का भाग्य और भी दुखद होगा। जब वे बातचीत कर रहे थे तभी उनके पीछे से धीमी आवाज में कदमों की आवाज आई। रहस्यमयी युवा लड़की पहले ही पूल में नहा चुकी थी और डिंग हाओ के लंबे कपड़े पहन चुकी थी। वह नंगे पैर बड़े पेड़ के पीछे से निकली। डिंग हाओ ने पीछे मुड़कर उसे देखा और अचंभित रह गया। उनके पीछे एक अत्यंत सुंदर लड़की आ रही थी। उसके बाल, जो गंदे और अस्त व्यस्त थे, काले और चिकने हो गए थे, जो उसकी कमर तक गीले होकर लटक रहे थे। उसके बालों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, जो असंख्य रंगों को प्रतिबिंबित कर रही थीं। उसके चेहरे की त्वचा पीली थी, दुनिया के सबसे उत्तम जैड की तरह। और जबकि वह पतली थी, उसकी सुंदरता को छिपाना मुश्किल था, जो एक बार मुस्कुराने पर एक शहर को बर्बाद कर सकती थी। और अगर वह फिर से मुस्कुराती है तो वह एक देश को बर्बाद कर सकती है। चूंकि डिंग हाओ के कपड़े लड़की के शरीर से ज्यादा चौड़े थे, इसलिए कॉलर पर उसकी जैड सफेद त्वचा का 1 इंच हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसकी खूबसूरत कॉलरबोन भेड़ की चर्बी वाली जैड की तरह थी। ये प्राकृतिक और दोषरहित थी। भूरे रंग के वस्त्र उसके शरीर पर लगे घावों को छिपा रहे थे। उसके नंगे पैर सफेद और आकर्षक थे। उसके सुंदर पैर की उंगलियां बेहद खूबसूरत थीं। उसके टखनों और पिंडलियों की रेखाएं लुभावनी थीं। वह नर्म हरी घास पर हल्के से पैर रखती थी। उसकी सुंदरता इस दुनिया से परे लगती थी। डिंग हाओ हमेशा सोचता था कि वह एक केंद्रित व्यक्ति है, लेकिन इस पल वह चकित होने से खुद को नहीं रोक सका। रहस्यमयी लड़की ने डिंग हाओ के अवाक भाव को देखा और उसकी आंखों में खुशी की एक अजीब सी चमक उभर आई। बड़े भाई, बड़े भाई। बकरी के सींग की चोटी वाली छोटी लड़की डिंग 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 हाओ की आंखों के सामने अपनी मोटी उंगलियां लहराते हुए खुशी से हंसी। उसके चेहरे पर एक कुटिल भाव था जब उसने कहा, तुम बहुत कामुक हो, तुम्हारी लार जमीन पर बह रही है। डिंग हाओ को अंततः होश आया। रहस्यमयी लड़की उनके पास आई, सहज और संतुलित भाव से, और डिंग हाओ को प्रणाम किया। उसके लाल होंठ थोड़े से हिले और उसने कहा, मेरे जीवन को बचाने और मुझे कपड़े देने के लिए युवा स्वामी, आपका धन्यवाद। फिर उसने अपनी पतली उंगलियों को बकरी के सींग की चोटी वाली छोटी लड़की डिंग डिंग के सिर पर हल्के से घुमाया। उसने हंसते हुए डांटा, तुम बदमाश, तुम फिर से शरारती हो रहे हो। डिंग डिंग ने दुखी होकर अपना माथा पकड़ लिया। उसने लड़की की तरफ मुंह बनाया और चिढ़ाते हुए कहा, बहन, तुम आमतौर पर दूसरे पुरुषों के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करती हो। ये बदमाश लड़की निश्चित रूप से एक ऐसी प्रतिभा है जो जल्दी परिपक्व हो गई। उसके बाद उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। वे तीनों कुछ देर तक तलवार सफाई तालाब के पास बैठे रहे। डिंग हाओ ने तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के शिष्य प्रवेश समारोह की प्रक्रिया को ध्यान से समझाया जो 3 दिनों में होने वाला था। उसने जाने से पहले अपना सूखा सामान भी निकाला और उसे बहनों को दे दिया। फिर उसने इसके बारे में सोचा और 50 टैल चांदी पीछे छोड़ दी और कहा, मिस, तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में प्रवेश करना मुश्किल है।
इन चांदी के टैल को संभाल कर रखें, अगर आपको इनकी जरूरत पड़े। पहाड़ पर चढ़ने के बाद एक घर किराए पर लें और पहाड़ के सामने रहें और अच्छी तरह से तैयारी करें। इतना कहकर डिंग हाओ मुड़ा और चला गया। यह एक तरह से भाग्य की बात थी कि उन्हें ये सब मिल गया। लेकिन डिंग हाओ सिर्फ एक झाड़ू लगाने वाला नौकर था। वह बेचारी बहनों की इतनी ही देखभाल कर सकता था। रहस्यमयी लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती की तुलना नहीं की जा सकती थी। हालांकि डिंग हाओ कोई ऐसा गीक नहीं था जो एक खूबसूरत लड़की को देखकर हिल न सके। वह मजबूत बनने, शिखर पर पहुंचने और अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ था। स्वाभाविक रूप से उसके मन में लड़की के प्रति कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था। उनकी सरल विदाई ने बहनों को प्रभावित किया। डिंग डिंग की आंखों में अजीब रोशनियां नाच रही थीं। इस बीच रहस्यमय लड़की ने डिंग हाओ की पीठ की ओर देखा। वह बोलना चाहती थी, लेकिन फिर रुक गई। अंत में उसने धीरे से कहा, युवा मास्टर, मेरा नाम ZGU है। वह ये भी नहीं जानती थी कि वह अपना नाम एक अजनबी युवक को क्यों बताएगी, जिससे वह केवल एक बार ही मिली थी। डिंग हाओ थोड़ा रुका, हंसा और फिर तेज कदमों से चला गया। GGU, यह एक अच्छा और अनोखा नाम था। जब उसने डिंग हाओ को सहजता से जाते हुए देखा, तो युवा लड़की की आंखें और भी चमक उठी। सूर्यास्त का रंग खून के समान था और हरे पहाड़ किसी तस्वीर की तरह थे। बेपरवाह युवक हल्के से चला गया। यह मादक दृश्य अनजाने में ही लड़की के दिल पर गहरा असर कर गया। समय जल्दी बीत गया। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। अंततः वह समय आ गया था जब तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय अपने दरवाजे खोलेगा और शिष्यों को स्वीकार करेगा। उस दिन डिंग हाओ सुबह जल्दी उठ गया। साफ सफाई करने के बाद उसने तलवारबाजी का अभ्यास किया। खुद को शांत करने के बाद वह पिछले दिनों की तरह ही शांति से झुग्गी से बाहर निकल गया। सुबह की धुंध कोहरे जैसी थी और पक्षी जोर जोर से चहचहा रहे थे। तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय के सामने के पहाड़ पर चहल पहल थी। लोग इधर उधर घूम रहे थे और वहां शोरगुल का माहौल था। अगला अध्याय, अध्याय 20, संप्रदाय प्रवेश परीक्षा। कुछ लोग खुशी से जयकारे लगाने लगे क्योंकि वे पहला राउंड पास कर चुके थे, जबकि अन्य लोग असफल होने के कारण जोर जोर से रोने लगे और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगे। जीवन के सुख दुख के दृश्य विशाल चौक पर दिखाई दे रहे थे। डिंग हाओ चौक के किनारे स्थित पंजीकरण क्षेत्र में पहुंचा। ये बोन एज टेस्ट का परीक्षण केंद्र था जो 5 प्रमुख परीक्षणों में से पहला था। जब तक परिणाम दिखाते हैं कि वे वास्तव में 15 से कम हैं, तब तक कोई भी व्यक्ति इस परीक्षण को पास कर सकता है। और केवल परीक्षण पास करने के बाद ही पंजीकरणकर्ता अन्य परीक्षण लेने के लिए योग्य होगा ताकि वे समय बर्बाद न करें। चांदी का लंबा लबादा पहने एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग बांस की एक पुरानी कुर्सी पर चुपचाप बैठा हुआ पंजीकरण काउंटर पर चल रहे कार्यों पर नजर रख रहा था। तीसरी पीढ़ी के 10 से ज्यादा शिष्य थे जो काले रंग की किनारी वाले लाल वस्त्र पहने हुए थे और उनकी उंगलियों में नुकीली अंगूठी थी। वे इसे हर पंजीकृत व्यक्ति के शरीर पर फेरते थे और थोड़ा विश्लेषण करने के बाद उनकी सही उम्र बताते थे। 13 साल की उम्र, पास। 9 साल का, पास। 16 साल की उम्र, फेल। 21 साल की उम्र, अंकल, आप पहले से ही इतने बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी आप युवा होने का दिखावा करते हैं और परीक्षा देते हैं। फेल हो जाओगे। 15.5 साल पुराना, फेल। तीसरी पीढ़ी के शिष्य सबसे सख्त न्यायाधीश की तरह थे। उन्होंने जोर से प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के भाग्य की घोषणा की। जब उन लोगों का पता चला जिन्होंने अपने रास्ते में हेराफेरी करने की कोशिश की, तो कुछ लोग निराश हो गए, कुछ ने फूट फूट कर भीख मांगी जबकि अन्य ने फूट फूट कर रोया। हालांकि उन्हें तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय से कोई दया नहीं मिली। अगर उन्होंने बहुत ज्यादा हंगामा किया, तो संप्रदाय के शिष्य आगे आएंगे और उन्हें पहाड़ से नीचे फेंक देंगे। डिंग हाओ ने आह भरी। वह जल्दी से कतार में लग गया और आगे आ गया। काले लकड़ी के डेस्क के पीछे एक सुंदर तीसरी पीढ़ी का शिष्य खड़ा था जिसने डिंग हाओ पर एक नजर डाली। वह 20 के दशक में लग रहा था। उसने बेपरवाही से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, दाहिना हाथ। जल्दी करो। डिंग हाओ ने अभी अपना बायां हाथ उठाया ही था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अग्रभाग पर मधुमक्खी ने डंक मार दिया हो। उसे थोड़ा सुन्न महसूस हुआ। ये जल्दी था। तीसरी पीढ़ी के शिष्य की क्षमताएं वास्तव में अथाह थीं।
डिंग हाओ को उसके कार्य भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। 14.5 साल की उम्र पास। तीसरी पीढ़ी के सुंदर शिष्य ने अपनी अंगूठी से निकलने वाले रंग को देखा और निर्णय लिया, जिससे संकेत मिलता है कि डिंग हाओ पास हो गया है। डिंग हाओ ने राहत की सांस ली। अंततः वह पहला चरण पार कर गया। अपने साथियों की ईर्ष्या भरी निगाहों के सामने डिंग हाओ जल्दी से अगली लकड़ी की मेज पर गया। उसने तलवारबाजी की इच्छा रखने वाले संप्रदाय के तीसरी पीढ़ी के एक अन्य शिष्य से प्राप्त लकड़ी की तख्ती ली। टैबलेट पर बनी बारीक बनावट डिंग हाओ के लिए अगले 4 परीक्षणों में भाग लेने का प्रतीक थी। एक तरफ एक साधारण और शक्तिशाली लंबी तलवार थी, जबकि दूसरी तरफ 9989 नंबर उकेरा गया था। इसका मतलब यह था कि डिंग हाओ अस्थि आयु परीक्षण पास करने वाला 9989वां युवा था। हर साल हजारों युवा लोग तलवारबाजी तलाश करने वाले संप्रदाय में प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए आते थे। हालांकि अंत में केवल 2000 लोग ही 6 प्रमुख परीक्षाओं को पास कर पाते थे और तलवारबाजी तलाश करने वाले संप्रदाय की प्रतीक्षा सूची में शिष्य बन पाते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि प्रतिस्पर्धा कितनी कड़ी थी। इसके अलावा ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2 साल की साधना के बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल 2000 शिष्य दूसरी बड़ी परीक्षा में भाग लेंगे। केवल वे ही प्रतीक्षा सूची से हटाए जा सकते हैं जो पास हो गए हैं और तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के सच्चे शिष्य बन सकते हैं। जो पास नहीं हुए उन्हें गेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह स्पष्ट था कि इस दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट बनने का रास्ता कठिनाइयों से भरा था। 10 मिनट बाद डिंग हाओ अपना टोकन दूसरे टेस्ट सेंटर पर ले आया। यहीं पर तत्व परीक्षण किया गया था। अनंतता की भूमि में मार्शल कलाकार की में साधना करते थे, जिसमें 5 विभिन्न प्रकार के तत्व होते थे। प्राचीन काल से ही भूमि के मार्शल कलाकारों में धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी जैसे तत्व समान थे। अंतरिक्ष, अंधकार और प्रकाश जैसे अन्य दुर्लभ तत्व भी थे। हर किसी का तत्व अलग था। तत्व परीक्षण का उद्देश्य ये था कि उन्हें भविष्य में विभिन्न विषय सिखाए जा सके और उनके कौशल, गुप्त मैनुअल और विभिन्न गोलियों को चुनने में सहायता मिल सके। यह संप्रदाय के लिए सहायक था क्योंकि वे अपने शिष्यों के लिए साधना योजना बना सकते थे। बेशक यह इस बात का भी परीक्षण कर सकता है कि क्या किसी में साधना की प्रतिभा है। जिसका तत्व जितना शुद्ध होगा, भविष्य में उसकी साधना का मार्ग उतना ही व्यापक होगा। मिश्रित तत्व वाले लोग कमजोर थे और इसका अर्थ था कि उनकी साधना का मार्ग अत्यंत कठिन होगा। तत्व परीक्षण केंद्र पर काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। केंद्र के बीच में हरे पत्थरों से बने 10 से ज्यादा चबूतरे थे। उन पर एक हरे पत्थर की मेज थी जो 2 मीटर चौड़ी और 20 मीटर लंबी थी। मेज पर 6 अंडाकार अंडे जैसे पत्थर थे जो 1 मीटर ऊंचे थे। उन्हें सोने, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी और परीक्षण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दुर्लभ तात्विक प्रजातियों में विभाजित किया गया था। उनके रंग अलग अलग थे और सतह चिकनी थी। पत्थर की मेज के पीछे संप्रदाय के 6 बुजुर्ग बैठे थे जो चांदी के वस्त्र पहने हुए थे। इनमें से ज्यादातर बुजुर्ग थे और ऐसा लग रहा था जैसे हवा का एक झोंका उन्हें गिरा देगा। हालांकि उनके शरीर में एक अजीब सी डरावनी आभा बह रही थी, जिससे उन्हें प्राचीन पहाड़ों जैसा एहसास हो रहा था। हर कोई घबराया हुआ महसूस कर रहा था और वे सभी अपनी परीक्षा के लिए आज्ञाकारी ढंग से लाइन में खड़े थे, किसी को भी परेशान करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तीसरी पीढ़ी के अन्य शिष्यों की आभा भी कमजोर नहीं थी, जो काले रंग के साथ लाल वस्त्र पहने हुए थे। वे विभिन्न परीक्षणों के परिणामों का मूल्यांकन, घोषणा और रिकॉर्डिंग में व्यस्त थे। अस्थि आयु परीक्षण में सफल होने वाले युवा लंबी कतार में खड़े होकर पत्थर की मेज के सामने पहुंचते थे। वे सबसे पहले अपनी टैबलेट सौंपते थे और अपनी संख्या नोट करवाते थे, उसके बाद वे मेज पर चलते थे। वे 6 बड़े चमकीले पत्थर के अंडों पर अपने हाथ दबाते थे। जब तक कोई व्यक्ति पत्थर के अंडे को चमका सकता था, ये साबित करता था कि उसके पास किसी न किसी रूप में मौलिक प्रतिभा है। चमक की चमक से पता चलता था कि उनका तत्व शुद्ध है या नहीं। नंबर 765 झांक फैन धातु तत्व डी ग्रेड। नंबर 894 लाइफी पृथ्वी तत्व बी ग्रेड। नंबर 1467 वू मोचो अग्नि तत्व सी ग्रेड। नंबर 2250 काओयान जल तत्व ग्रेड ए।
जैसे ही पत्थर के अंडों से प्रकाश की किरणें चमकने लगी, तीसरी पीढ़ी के शिष्य जो जज और रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जोर से चिल्लाकर परीक्षक के भाग्य की घोषणा करने लगे। पहले की तरह कुछ लोग खुश थे जबकि कुछ निराश थे। खास तौर पर 2250 नंबर का काओयान, जो 13 साल का एक अच्छा ड्रेसअप वाला लड़का था। जब उसने नतीजे सुने तो वह खुशी से झूम उठा और अपने माता पिता को गले लगा लिया। ए ग्रेड जल तत्व होने के कारण उसे निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। इस बीच झांग फैन, जिसे डी ग्रेड का धातु तत्व माना गया था, वह 14.5 साल का था। वह साधारण दिखता था और उसने एक शिकारी परिवार का पुराना कवच पहना हुआ था। यह स्पष्ट था कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उतनी अच्छी नहीं थी। उसके साथ कई भयंकर दिखने वाले शिकारी थे। जब उन्होंने परिणाम सुने तो झांग फैन और उनके शिकारी साथी उदास हो गए। इस प्रकार की प्रतिभा को निम्न स्तर का माना जाता था। अगर वह अगले कुछ परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, तो झांग फैन के पास तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में प्रवेश करने का शायद ही कोई मौका होगा। उसके बाद से मार्शल आर्ट में उसका कोई भाग्य नहीं होगा। उस समय, अरे तुम भी यहाँ हो, उसके कान के पास एक हैरान आवाज आई। तुम यहाँ परीक्षा में शामिल होने आए हो, तो तुम तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के शिष्य नहीं हो। डिंग हाओ ने ऊपर देखा। उसने किंगयान टाउन के एक हटे कट्टे युवक जियाओ चेंगशुआन को देखा, जिससे उसकी मुलाकात 3 दिन पहले तलवार सफाई तालाब के पास पहाड़ी के नीचे हुई थी। जियाओ चेंगशुआन उसकी ओर बढ़ा और उसे चौंकते हुए देखा। डिंग हाओ हल्के से मुस्कुराया और अपनी बात नहीं बताई। हाँ, उस दिन तुमने मुझे सच में धोखा दिया था, बदमाश। जियो चेंगक्सुआन जोर से हंसा। किंगयांग शहर के उस किशोर की भौहें ब्लेड जैसी थी। वह बहुत अच्छा स्वभाव वाला था और गुस्सा नहीं करता था। जब वह बात कर रहा था, जियो चेंगक्सुआन पत्थर की मेज के सामने पहुंच गया। किंगयांग शहर के युवा स्वामी ने अपनी पट्टिका सौंप दी और फिर आत्मविश्वास से पहले पत्थर के अंडे की ओर बढ़े। जिस क्षण उन्होंने सतह पर अपने हाथ दबाए, एक चमकदार रोशनी की किरण आसमान की ओर उठी। ये कई दर्जन मीटर ऊंची थी और आंखों को चौंधिया देने वाली थी। इस शानदार दृश्य ने अनगिनत लोगों को चौंका दिया।